गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि एंटी डिफेक्शन एक्ट क्या होता है, क्योंकि हम पिछली क्लास में आपको बता रहे थे क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, यानी योग्यता अयोग्यता। कई बार अयोग्यता को बहुत हिंदी में लिखा जाता है निर्हरता, डिस्क्वालिफिकेशन। तो अब देखोगे कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, उसमें एंटी डिफेक्शन एक्ट भी है, दल बदल। दल बदल विरोधी अधिनियम, एंटी डिफेक्शन एक्ट, दल बदल विरोधी अधिनियम या एंटी डिफेक्शन एक्ट। दल बदल विरोधी अधिनियम या एंटी डिफेक्शन एक्ट। तो अब देखोगे, अब इसमें देखें कि एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन का एक नया बेस आ गया। और आज आप देखते हो महाराष्ट्र में बड़ा डिबेट में है, और आपको महाराष्ट्र की भी कहानी बता देंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र में ये प्रॉब्लम आई और महाराष्ट्र में क्या इशू है। लेकिन इसके पहले, यानी एंटी डिफेक्शन एक्ट कब जोड़ा गया? दैट इज फ्रॉम 52nd अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन, फ्रॉम 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है, 52वें संविधान संशोधन से आया। दूसरी बात, 10th शेड्यूल में जोड़ा गया, एक नया शेड्यूल आया है, एक नया शेड्यूल है जिसका नाम है 10th। तो बच्चों, 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल, दैट इज डिवोटेड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन। और इसका मतलब है दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान का भाग है। और अगर 10वीं अनुसूची संविधान का भाग है, 10th शेड्यूल संविधान का भाग है, तो आपको हम याद दिला दें, इसमें थोड़ा अमेंडमेंट भी किया गया थ्रू 91st अमेंडमेंट। 91st में थोड़ा अमेंडमेंट भी कर दिया गया। तो 91st संविधान संशोधन, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसी में थोड़ा संशोधन किया गया। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये इसकी हिस्ट्री है, कैसे ये आया। और अब देखोगे, इसीलिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज लैंडमार्क। ईयर 1985, 85 का समय है, और 85 का समय है जहाँ पे ये एंटी डिफेक्शन एक्ट लाया गया। राजीव गांधी पीएम थे। और आप देखोगे कि हमारे यहाँ ये एक्ट लाया क्यों गया, क्योंकि इसके पीछे हरियाणा के विधायक थे गयाराम। गयाराम ने एक ही दिन में 5 पार्टी को चेंज कर दिया। इसीलिए एक बड़ा फ्रेज आ गया, आयाराम गयाराम। आपने आयाराम गयाराम कहानी सुनी होगी, फ्रेज सुना होगा। ये कहा भी जाता है, ये आयाराम गयाराम की पूरी कहानी दिखाती है कि भारत में दल बदल कैसे है। और बच्चों, दल बदल है क्या, फिर कैसे प्रॉब्लम करता है, जरा हम पहले भी देख लें। तो जो कांग्रेस विधायक थे गयाराम, उन्होंने एक ही दिन में 5 पार्टी चेंज की थी। इसलिए दल बदल को ऐसे भी कहा गया पॉपुलरली, आयाराम गयाराम, यानी एक पार्टी में जाना, दूसरी पार्टी में जाना, तीसरी पार्टी में जाना। तो अब कई बार आप नीतीश कुमार के लिए बात देखते होंगे कि नीतीश कुमार के बारे में भी चर्चा चल रही कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि पहले जो शिवसेना के पार्ट थे, अब बीजेपी के साथ आ गए। ये हमारे संसदीय शासन की प्रॉब्लम है, जिसको रोकने के लिए दल बदल की बात आई थी। क्योंकि अब कहोगे सर 85 में क्यों आया? क्योंकि हमारे पार्टी सिस्टम में बड़ा चेंज आया। आप देखोगे हमारे पार्टी सिस्टम में चेंज आया क्यों अधिनियम? क्योंकि जो हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम है, क्योंकि बच्चों बिना दल के तो हम डेमोक्रेसी का इमेजिनेशन कर नहीं सकते। जो हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम है, वो जो 1952 पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ अप टू 1967,
और 1966 ये एक ऐसा फेज था जहां कांग्रेस की मेजॉरिटी थी, स्टेट में भी, यूनियन में। यानी एक ऐसा फेज था जहां कांग्रेस यूनियन में मेजॉरिटी में थी, स्टेट में मेजॉरिटी में थी। तो यहाँ फिर दल बदल का सवाल होता ही नहीं था, क्योंकि कांग्रेस को 2/3 मेजॉरिटी मिलती थी। तो कांग्रेस को 2/3 मेजॉरिटी मिलती थी, तो वहां पे फिर डिफेक्शन वाली प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आई? 1967 के बाद से। 1967 के बाद, आफ्टर वार्स ऑफ 1967, स्टेट में, राज्यों में दल बदल होने लगा, क्योंकि राज्यों में गठबंधन सरकारें आने लगी। आफ्टर 1967 coalition government, because there was a phase of a coalition government in the state. तो जैसे कोलिशन गवर्नमेंट 67 के बाद आने लगी, तभी से दल बदल की समस्या आई। यहीं जरा सोच के देखो, जब एक पार्टी की मेजॉरिटी होगी, 2/3 मेजॉरिटी होगी, तो दल बदल तक प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो इसलिए 67 के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई, और 89 के बाद, तो 67 के बाद से राज्यों में प्रॉब्लम शुरू हुई, और 80s के बाद से तो ये प्रॉब्लम संघ में भी दिखने लगी, और ख़ासतौर पर 89 के बाद से, तो क्योंकि 89 के बाद हमारे यहाँ 89 के बाद यूनियन में भी कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट आ गया, संघ में भी गठबंधन सरकार आ गई। तो जब यहाँ भी कोलिशन गवर्नमेंट आ गया, यानी 24 जिलों की सरकार बनने लगी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उनसे पूछा गया कि वाजपेयी साहब, आप ये बताओ कैसे 24 पार्टी को साथ लेके चलते हो? ये तो बड़ा मिरेकल करते हो, आप तो बड़े कमाल के आदमी हो। तो उन्होंने कहा था, अरे इसमें कोई बात नहीं है, सारे पार्टीज हमें लेके चलती है, हम उनको लेके थोड़ी चलते हैं। तो ये खास बात थी। इस तरीके से दर बदल की बात को दिखाया गया कि 89 के बाद कोलिशन में भी। इसका मतलब है जब 85 में ये कानून आया था, ये प्रावधान बना, तब उस समय यूनियन गवर्नमेंट में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन राज्यों में प्रॉब्लम बड़ी भयंकर थी। तो फिर आप कहोगे, सर ये बताओ, ये पार्टी सिस्टम है क्या, ये दल बदल का मतलब क्या है और क्यों प्रॉब्लमेटिक है? अब आप देखोगे, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन, यानी डिफेक्शन, दल बदल का मतलब क्या है? इस एक्ट में किसे कहा गया है दल बदल? यानी एक्ट के हिसाब से डिफेक्शन के मायने क्या है? दल बदल का मतलब क्या है, डिफेक्शन का मतलब क्या कहलाएगा? तो आप देखोगे, इस हिसाब से, इस एक्ट से कहलाया कि दल बदल क्या है। आप याद रखो, ये केवल इलेक्टेड एमपी और एमएलए के लिए लागू होता है। निर्वाचित सांसद, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये दल बदल का प्रावधान आप याद रखना, यानी दल के हर कार्यकर्ता के लिए लागू नहीं होता, ये निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायकों के लिए ही लागू होता है। ये निर्वाचित सांसदों, निर्वाचित विधायकों के लिए लागू होता है। इट इज ओनली फॉर इलेक्टेड। इलेक्टेड। अब आप अच्छा इसमें, लेकिन एक आप ये भी कर सकते हो, आप कहोगे सर नॉमिनेटेड के लिए नहीं, तो नॉमिनेटेड के लिए भी है। मतलब बात ऐसे कह दे, कई बार निर्वाचित हो न हो, ये सांसद या विधायक होने चाहिए, यानी निर्वाचित हटा दो, क्योंकि नॉमिनेट के लिए भी लागू होता है। तो ये सांसदों विधायकों के लिए लागू होता है, उसमें इलेक्टेड भी हो सकता है, नॉमिनेटेड भी हो सकता है। इट इज ओनली अप्लाइड फॉर एमपी एंड एमएलए। ये कानून किसके लागू होता है? सांसद विधायक के लिए। वो इलेक्टेड भी हो सकते हैं, नॉमिनेटेड, मनोनीत भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी काउंसिल ऑफ स्टेट में, राज्यसभा में अभी 12 लोग मनोनीत होते हैं। तो आप कहोगे सर इनके लिए दल बदल लागू नहीं होगा, तो लागू होगा। इसलिए कहा जाए कि इसका मतलब है कि हमारे यहाँ देखो बच्चों, हमारे यहाँ जो एंटी डिफेक्शन का मामला है, वो किसी सामान्य पार्टी के लोगों को लागू नहीं होता। अगर कोई मान लो कोई कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का, और कार्यकर्ता है, वर्कर है, तो उसके लिए कोई एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू नहीं होता। वर्कर है, यहाँ रहे वहाँ रहे, कहीं और जाए। ये लागू होता है केवल जो इस समय सिटिंग पार्लियामेंट, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या सिटिंग एमएलए है। सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सिटिंग एमएलए के लिए ही ये कानून लागू होता है, पहली बात, पहला। लेकिन अभी हमने ये नहीं बताया दल बदल है क्या।
तो पहला भी तो आपको बता दिया, कोई MP MLA होगा उसे भी दल बदल होगा। जो MP MLA नहीं है, पार्टी कार्यकर्ता है, वो कहीं इधर आए उधर जाए, उछले कूदे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहीं आ जा सकता है। दूसरा, दल बदल होता क्या है? तो दोस्तों, दल बदल का मतलब क्या है? व्हाट इज एंटी डिफेक्शन? किसको दल बदल कहा जाएगा? तो आप जानते हो, कोई भी MP या MLA, कोई भी MP या MLA अपने पार्टी के निर्देश के खिलाफ काम करे। कोई भी MP या MLA सदन में अपने दल के निर्देश के विरुद्ध कार्य करे। Any member of parliament or MP or MLA, they are acting against the whip of their party. वो अपने पार्टी के व्हिप या निर्देश के खिलाफ अगर कोई MP MLA सदन में काम करता है, उससे माना जाएगा कि वो डिफेक्शन कर रहा है, वो दल बदल कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो कि संसद में कोई काम हो रहा है और संसद में आप कहोगे सर व्हिप क्या है? व्हिप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक MLA है। कि दल बदल का कानून जो राज्यों में लागू होता है वही लागू होता है संसद में, एक ही कानून है, दो कानून नहीं है। तो आप कहोगे सर ये व्हिप क्या है? व्हिप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक पर्सन है, व्हिप पर्सन है जिसको काम दिया गया है कि भाई फ्लोर मैनेजमेंट का। अब मान लो कि पार्टी में 20 लोग हैं, तो 20 लोगों को कहना कि भाई आपको प्रेजेंट रहना है हाउस में पहला, और आपको प्रेजेंट रहना, तो आपको बताया जा रहेगा कि आपको वोट करना है पोजीशन में। तो मान लो राहुल भैया कोई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, तो राहुल भैया कांग्रेस पार्टी के व्हिप को कहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का जो व्हिप होगा, एक सांसद होगा, उसको कह देंगे भाई अपने सारे सांसदों को निर्देश दे दो। व्हिप का मतलब कमांड है, व्हिप का मतलब निर्देश भी है, और वो निर्देश देता कौन है? निर्देश देने वाला भी है, दोनों है। अ पर्सन हु इज इशूइंग व्हिप आल्सो व्हिप। तो व्हिप क्या है? निर्देश भी है और निर्देश देने वाला व्यक्ति भी है। तो अगर उसने निर्देश दे दिया कि नहीं, हर कांग्रेस के मेंबर को कांग्रेस पार्टी के इशारे पर सदन में सरकार खिलाफ वोट करना है, अगर कोई भी कांग्रेस का सांसद अगर उसने सरकार के खिलाफ नहीं वोट करके वो अब्सेंट हो गया, उसने पक्ष में वोट कर दिया, ये माना जाएगा कि वो दल बदल कर रहा है। आप कहोगे सर ये कौन सी बात है? इसका मतलब अपनी उसकी कोई इच्छा नहीं बच्चों, यही दल बदल खास बात है। क्योंकि अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, हमें क्या सांसद को हमेशा पार्टी लाइन पे बोलना चाहिए, जो पार्टी के वही सच है? तो बच्चों ये बात सच है। आप कह सकते हो नहीं ये बात ठीक नहीं है, ठीक गलत है क्या उसे बाद में विचार कर लेंगे। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि मुद्दा क्या है, ठीक होना चाहिए नहीं ठीक होना चाहिए तो विवाद का विषय है। लेकिन दल बदल यही है, इसका मतलब है आज की डेट में हर पार्टी का सांसद या विधायक अपनी पार्टी के निर्देश के हिसाब से, व्हिप के हिसाब से काम करने को मजबूर है। अगर वो नहीं मानेगा तो जाएगा, मरेगा। और दोस्तों कोई, अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात है? क्योंकि इसके पीछे तर्क ये है कि जब कोई देखो पार्टी चुनाव जीतती है, उसके पीछे पार्टी अपना मैनिफेस्टो इशू करती है। पार्टी मैनिफेस्टो बताती है कि हमारे ये प्रोग्राम है। इसका मतलब है जिस व्यक्ति ने उस पार्टी को वोट दिया, तो उसने उस पार्टी को वोट नहीं दिया, उसने उस मैनिफेस्टो को भी वोट दिया, उसने पार्टी उस विचारधारा को भी वोट दिया। इसलिए ये बात मानी जाती है कि उसे पार्टी की इस विचारधारा को फॉलो करना चाहिए, पार्टी की इस मान्यता को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा ये बात स्वीकार कर ली गई। और अगर वो पार्टी की विचारधारा, क्योंकि भाई अब चुनाव जीत रहे हैं, अब पता चला कांग्रेस की विचारधारा पे और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर आपने इलेक्शन जीत लिया और बाद में अपने मत का प्रयोग कर रहे हो, तो आप फिर तर्क दोगे सर ये बताओ पार्टी हमेशा सही कहेगी क्या?
सही कहेगी गलत कहेगी बात तो अलग है, फिर आपने पार्टी के टिकट लेके चुनाव क्यों जीता? पहला। दूसरा, दल बदल का मतलब क्या है? अच्छा, आप कहेंगे सर व्हिप क्या है और कितने प्रकार का होता है, तो आपको ये भी बच्चों याद दिला दें कि जब हम व्हिप की बात करते हैं, कोई एक सांसद या विधायक जो हर दल में काम करता है, और सत्ताधारी पक्ष के लिए संसदीय कार्य मंत्री व्हिप का काम करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर व्हिप का काम करता है। और बाकी हर पार्टी ने अपने लिए व्हिप को बना रखा है, तो हर पार्टी में एक ऐसे सांसद काम है जिसको व्हिप जारी करना है। और आप याद रखो, व्हिप कार्यकर्ताओं के लिए जारी नहीं होता, सांसदों या विधायकों के लिए। तो एक होता है व्हिप, वन लाइन व्हिप। वन लाइन व्हिप क्या है? एक पंक्ति का व्हिप क्या है कि सांसद को कहा जाएगा आप सदन में रहिए और मत दीजिए, लेकिन वोटिंग के लिए कहा जाएगा, लेकिन अगर सांसद को लगता है कि पार्टी लाइन पर वोट नहीं करेगा, उसे अब्सेंट होने का परमिशन दिया जाता है। यानी थोड़ी यहाँ सांसदों को फ्रीडम दी गई है कि अगर वो कोई सांसद चाहता है कि हम पार्टी लाइन पर वोट नहीं करेंगे, तो अब्सेंट हो जाए, वो अब्सेंट हो सकता है। इसी कहते हैं वन लाइन व्हिप। तो चाहे तो भाई अब्सेंट हो जाए, क्योंकि वो चाहता है पार्टी लाइन पे वोट नहीं करेगा, तो पार्टी लाइन पे वोट नहीं करेगा तो उसके पास ऑप्शन है अब्सेंट हो जाए। दूसरा होती है टू लाइन व्हिप, दो पंक्ति की व्हिप। दूसरा है टू लाइन व्हिप, दो पंक्ति की व्हिप। और दो पंक्ति की व्हिप का मतलब क्या है? यहाँ पर पार्टी निर्देश देगी, पार्टी किसी को निर्देश देगी कि आप सदन में रहिए, लेकिन वोटिंग के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा। केवल ये डायरेक्शन दिया जाएगा कि उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सदन में उपस्थित होना है, प्रेजेंट होना है। प्रेजेंट होना है, तो सदन में प्रेजेंट होना है। और फिर सबसे खतरनाक हिप होती है तीसरी। अदरवाइज ये दोनों हिप तो कई बार डिसोबे भी कर देते हैं, तो उतना फर्क नहीं पड़ता। एक डिसोबे करने कारण बताना पड़ता है, ना माना कारण बताना पड़ता है। सबसे खतरनाक है तीसरी हिप, जो थ्री लाइन हिप होती है। थ्री लाइन हिप होती है, उसमें ये कहा जाता है कि व्यक्ति को प्रेजेंट भी रहना है, उपस्थित रहना है, और वहीं वोट करना है जहां पार्टी कहे, और मतदान भी करना है। वोट भी करना है, मतदान भी करना है। लेकिन ध्यान देने की बात है, अगर आप कहोगे वोट वोट प्रेजेंट भी रहना है, वोट भी करना है, आप कहोगे सर अगर मत मान लो कि वो प्रेजेंट रहा, वोट नहीं किया, मरेगा। तो बाकायदा इसका मतलब है, आप कहोगे सर ये बताओ हिप का विचार कहाँ से आया? क्या 10th शेड्यूल में है? उत्तर है नहीं, 10th शेड्यूल में नहीं इसका उल्लेख है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। फिर आपको कोई लॉ है? वो भी नहीं है। व्यू का विचार ट्रेडिशन से आ गया, परंपरा से आ गया, क्योंकि हर पार्टी को ये ध्यान में रखना है कि उसके पार्टी के लोग उसके खिलाफ न जाए। जैसे गडेरिया क्या करता है, भेड़ को बहोरता रहता है, वैसे हिप का काम क्या है? पार्टी मेंबर को बहोरता रहता है। तो शेफर्ड का मूल काम क्या है? कि सारी भेड़ों को मैनेज करता रहे। वैसे पार्टी के हिप का काम है कि भाई साहब अपने मेंबर को मैनेज करता रहे। अब ये नहीं कि पार्टी कुछ और बोल रही है, मेंबर कहीं और जा रहे हैं। इसलिए व्हिप के खिलाफ जाने का मतलब है कि दल बदल माना जाएगा। ये दल बदल का पहला तरीका है। ये दल बदल का, ये डिफेक्शन का मतलब पहला मतलब माना जाएगा। ये डिफेक्शन का पहला मतलब है। अगर हम डिफेक्शन का दूसरा मतलब देखें, डिफेक्शन के दूसरा मायने क्या है, ये माना जाएगा, डिफेक्शन का मतलब क्या है? डिफेक्शन का दूसरा मतलब क्या माना जाएगा कि यदि कोई एमपी या एमएलए अपने राजनीतिक दल की सदस्यता से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे। बात ध्यान देने की, इफ एनी एमपी और एमएलए रिजाइन फ्रॉम
द मेंबरशिप ऑफ देयर पार्टी। इफ दे आर रिजाइनिंग फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ देयर पार्टी, ध्यान से देखने की है, अगर कोई एमपी एमएलए अपने पार्टी के मेंबरशिप से रिजाइन कर रहा है तो बात याद दिला दें उसे, उसका एमपी एमएलए भी, क्योंकि अब बात है आपको याद दिला दें, एक व्यक्ति होता है, दो मेंबर होता है। कोई एमपी एमएलए है तो पहले वो पार्टी का मेंबर हुआ तभी तो एमपी एमएलए हुआ। तो बात ध्यान में रखने की है कि नाउ ही इज रिजाइनिंग फ्रॉम हिज पार्टी, वो दल से रिजाइन कर रहा है, लेकिन दल से रिजाइन करेगा तो वो एमपी एमएलए भी नहीं रह पाएगा, बिकॉज क्योंकि वो पार्टी का मेंबर था तभी तो एमपी एमएलए हुआ। तो बात ध्यान समझने की है कि अगर किसी एमपी एमएलए ने अपने पार्टी के मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया तो वो एमपी एमएलए नहीं रह सकता, इसे भी दल बदल माना जाएगा, क्योंकि भाई बीच में साथ छोड़ दिया, चुनाव हमारे पार्टी से लड़े थे, बीच में साथ छोड़ दिया, और बात सिंपल सी, जब कोई रिजाइन करता है तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी में जाके शामिल होगा ही होगा, लॉजिकल इसका मतलब यही माना जाता है। इसलिए यहाँ पर भी बात ध्यान रखने की है, अपनी सदस्यता से परित्याग नहीं, इसका मतलब है बस यही बात आपको याद रखनी है कि वो अभी एमपी एमएलए को रिजाइन नहीं कर रहा है। और यहाँ पे याद रखो, अगर किसी व्यक्ति ने एमपी एमएलए से रिजाइन कर दिया फिर दल बदल का मामला ही नहीं है, तो सीधी सी बात है, अरे मेंबरशिप के लिए है। अब कोई सीधे, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या किया, सीधी बीजेपी की मेंबरशिप से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिजाइन कर दिया। तो अगर उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही रिजाइन कर दिया तो स्वाभाविक रूप में फिर उनके ऊपर दल बदल लागू करने न लागू करने कोई प्रावधान ही नहीं बनता, कोई प्रावधान होता ही नहीं। लेकिन जो पार्टी से रिजाइन करेगा उसे अपने एमपी एमएलए की मेंबरशिप भी खोनी पड़ेगी। तीसरी बात, लेकिन आप जानते हो कि सारे एमपी एमएलए सारे इलेक्टेड तो होते नहीं, कुछ बड़े भाग्यशाली होते हैं, जुगाड़ करके नॉमिनेटेड हो जाते हैं। अभी तो राज्यसभा में ऐसा होता है। अब मान लो कि नॉमिनेटेड मेंबर, जो मनोनीत मेंबर है, यदि मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता 6 महीने बाद ले, यदि मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता सांसद बनने के 6 महीने बाद, 6 महीने बाद ग्रहण करे, if a nominated member become a member of parliament, if nominated member or nominated MP or MLA becomes a member of a political party after 6 months, become a member of a political party after 6 month। आप कहोगे सर ये 6 मंथ की बात क्या है, ये कौन सी बात है 6 मंथ के पहले? आप कहोगे सर अगर 6 मंथ के पहले किसी पार्टी की ज्वाइन कर ले तो दल बदल नहीं माना जाएगा। आप कहोगे ये कौन सी बात है, 6 महीने पहले ही कर लेगा, बाद में क्यों करेगा? अब तो उसकी मर्जी है, लेकिन ऐसा 6 मंथ का क्लॉज इसलिए रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 6 मंथ के बाद किसी पार्टी की ज्वाइन करता है, आप जानते हो अगर हमारे यहाँ कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, सचिन तेंदुलकर कांग्रेस ने नॉमिनेट किया, बिना हमारे यहाँ पार्टी के सपोर्ट के कोई राज्यसभा में जा ही नहीं सकता। तो अगर कांग्रेस ने सचिन तेंदुलकर को सपोर्ट किया नॉमिनेशन के लिए, तो वो 6 महीने के बाद सचिन तेंदुलकर किसी दूसरे पार्टी में शामिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि मान लिया जाएगा कि आफ्टर 6 मंथ सचिन तेंदुलकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही मेंबर हो गए हैं, इसलिए उसको एंटी डिफेक्शन माना जाएगा, डिफेक्शन माना जाएगा वो। तो डिफेक्शन ये तीसरा हो गया। चौथा, हमारे कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं, देखो नॉमिनेटेड तो मोरलेस पार्टी जुड़े लोग होते हैं, तो बिना पार्टी कोई नॉमिनेटेड होता नहीं। इतनी बड़ी संसदीय के लिए जहाँ चुनाव लड़ने पसीने छूट जाते हैं, किसी को मुफ्त में कोई सीट दे दी जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसे भी लोग हैं, निर्दलीय निरंकारी लोग हैं, जो किसी भी पार्टी में नहीं है फिर भी अपने दम पे इलेक्ट होकर चले जाते हैं। आपने महाराष्ट्र से एक सांसद देखा होगा, जो बड़ी महिला सांसद है, वो निर्दलीय सांसद है।
बड़ी फायर ब्रांड, वो पहले एक्ट्रेस भी थी। कौन? राणा। तो नवनीत राणा। नवनीत राणा एक इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं जैसे कि काव्य अतीक अहमद, बाद में सांसद थे। अतीक अहमद क्या थे? इंडिपेंडेंट थे, किसी पार्टी ने टिकट दिया ही नहीं। और इंडिपेंडेंट चुनाव जीत जाना हमारे यहाँ किसी कमाल से कम नहीं है। अरे सोचो, व्यक्ति का प्रभाव इतना तो है कि अकेले दम पे चुनाव जीत जा रहा है। अब इंडिपेंडेंट के लिए क्या होगा? इसका मतलब हर व्यक्ति के लिए डिफेक्शन का मतलब है। अब जो इंडिपेंडेंट एमपी और एमएलए है, क्योंकि मैं बार बार एमपी एमएलए की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग एमपी एमएलए नहीं है उनके लिए ये लागू होता ही नहीं। तो अब क्या है, कोई निर्दलीय, मान लो कोई निर्दलीय एमपी एमएलए है, तो वो किसी भी दल की सदस्यता ग्रहण करता है। अगर वो किसी दल का सदस्य बन जाए, if any nominee or independent member becomes a member of party, independent एमपी और एमएलए बिकम द मेंबर्स ऑफ पार्टी। और आप देखोगे, आप कहोगे सर कितने दिन में, 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में? यहाँ कोई टाइम लिमिट बाउंड नहीं है। आप बड़े ध्यान से सुनने की बात है, इंडिपेंडेंट एमपी एमएलए मिनिस्टर बन सकता है। अगर रूलिंग पार्टी चाहे उसे मिनिस्टर बना दे, वो मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन एमपी एमएलए नहीं बन सकता। क्योंकि मान लो कि एमपी एमएलए बन गया, किसी पार्टी किसी पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता। क्योंकि पार्टी का मेंबर बन गया इसका मतलब है फिर किसी गड़बड़ का काम करेगा, वो फिर कहीं कहीं गड़बड़ काम करेगा। ये तरीका है। ये हमारे यहाँ एंटी डिफेक्शन एक्ट में लिखा गया है कि दल बदल किसे माना जाएगा। और हाँ, कुछ उसके एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन एक्सेप्शन पढ़ने से पहले ये दल बदल के मतलब है। अब आप एक बात याद रखो दोस्तों, आप कहोगे शरद पवार, शरद पवार अगर आप याद हो तो बिहार के राजनेता अब नहीं रहे। तो शरद पवार ने ऐसा कुछ काम नहीं किया था। आप कहोगे सर ये बताओ, शरद पवार को क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया था? शरद पवार के ऊपर यह आरोप था कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है। अब ये नया लफड़ा है। पार्टी विरोधी गतिविधि में कोई शामिल है, इसलिए उसको एक्सपेल किया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा पार्टी से और एमपी एमएलए से। अगर कोई पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है तब भी माना जाएगा दल बदल कर रहा है। ये पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है नहीं है, कैसे डिसाइड होगा? ये बड़ी बात का सवाल आता है। हम कैसे तय करें कोई पार्टी विरोधी गतिविधि में है या नहीं है? तो बच्चों, ये बड़े अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है। कई बार इस पर विवाद आता है और उनको इसी आधार पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था कि ही इज इन्वॉल्व इन एंटी पार्टी एक्टिविटी। अब आप कहोगे सर ये बताओ, ये पार्टी विरोधी गतिविधि क्या है? इसका मतलब कोई सांसद या विधायक अपने पार्टी के खिलाफ गाली देने लगे, अपने पार्टी के ही खिलाफ अब कुछ काम करने लगे, दूसरी पार्टी के लोगों से मिलने लगे, तो कहेंगे भाई पार्टी विरोधी गतिविधि है। आप कहोगे सर ये बताओ, इसका मतलब है कि आज के डेट में कोई कोई सांसद अपने पार्टी के खिलाफ सदन में बोल ही नहीं सकता? सही बात है। तो आप फिर पूछोगे सर ये बताओ फिर कानून कैसे बनेगा? हमने तो पार्लियामेंट में अपेक्षा रखी है कि बहस होगी, चर्चा होगी, विमर्श होगा, तब कानून बनेगा। यही तो समस्या है दोस्तों। इसलिए आप देखो, किताबी दुनिया कुछ और है, व्यवहारिक दुनिया कुछ और हो जाती है। लेकिन अब अगर ये दल बदल है तो इसका एक्सेप्शन क्या है? अब देखो, प्रीलिम्स पढ़ते समय ये बात ध्यान में रखने की है। पीटी पढ़ते समय हमें ये ध्यान होना चाहिए कि आखिर में क्या दल बदल के मायने हैं, क्या उसका एक्सेप्शन है, इसके मुद्दे क्या है। मेन सा सवाल है। मुद्दे का मतलब है क्या ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ठीक है? ये मुद्दा है। क्या स्पीकर की भूमिका ठीक है? ये मुद्दा है। क्या इसमें रिफॉर्म किया जाए? मुद्दा है। क्या स्पीकर के निर्णय का सुप्रीम कोर्ट एवेल्यूशन करे? ये मुद्दा है। महाराष्ट्र का मामला क्या है? ये मुद्दा है। महाराष्ट्र का मामला भी आएंगे। तो ये कहने का मतलब है कि जब हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं पीटी के मामले में जाते हैं, लेकिन बिना बेसिक इन्फॉर्मेशन देखे मेंस तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो अब हम जरा मुद्दे पे चले। नहीं, मुद्दे पहले अपवाद। डिफेक्शन का एक्सेप्शन क्या है? किस मामले को डिफेक्शन नहीं माना जाएगा? तो व्हाट आर एक्सेप्शंस? डिफेक्शन की एक्सेप्शंस क्या है? तो बच्चों, डिफेक्शन का एक्सेप्शन पहला है
कि वह किस पे लागू नहीं होता, स्पीकर पर। स्पीकर इज अवे फ्रॉम द एंटायर प्रोसेस ऑफ डिफेक्शन। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर है उपसभापति, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरपर्सन ऑफ स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर, उप स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा का सभापति, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, वाइस चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट और राज्यसभा, इनके ऊपर, यानी कुल मिलाकर कहे इट इज नॉट एप्लीकेबल ओवर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। पीठासीन अधिकारी, पीठ का प्रिसाइडिंग, पीठ का मतलब सीट, या पीठ का मतलब किसी की पीठ पे बैठना नहीं, सीट पे बैठना, सीट भी पीठ होती है, मतलब पीठाधीश्वर, पीठासीन, पीठ पे आसीन, चेयर पर बैठा हुआ आदमी है पीठ है, चेयर का, पीठ का मतलब चेयर, जो भी चेयर कर रहा है मीटिंग को, उसके ऊपर ये दल बदल कानून लागू नहीं होगा। इसलिए बच्चों, और लागू क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप याद रखना, क्योंकि हमारे यहाँ स्पीकर को एक अधिकार दिया गया है, चेयरपर्सन को अधिकार दिया गया है कि सदन में कोई काम चल रहा है, सदन में कोई वोटिंग हो रही है, काम चल रहा है, और सदन में कुछ ऐसा वोटिंग हुआ जहाँ पे टाई हो गया, सत्ताधारी दल विपक्ष के बीच वोट टाई हो गया, वहाँ पे स्पीकर को क्या राइट होता है, कास्टिंग वोट का। स्पीकर को राइट होता है कि वो अंतिमतः क्या वोट करेगा, कास्टिंग वोट, और निर्णायक मत करेगा। और निर्णायक का सीधा मतलब है कि वह अपना मत किसी एक पक्ष या पार्टी में दे सकता है, उसके ऊपर पार्टी लाइन का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इसका मतलब है स्पीकर पे एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू क्यों नहीं होता, क्योंकि उस पर व्हिप नहीं चलती, क्योंकि स्पीकर पार्टी का मेंबर माना ही नहीं जाता। और देखो ओम बिरला, इसका मतलब आप कहोगे ओम बिरला पे लागू नहीं हुए, नहीं, कि ओम बिरला का माने जाते हैं भाई, वो सदन के स्पीकर हैं, इसलिए अब वो बीजेपी के मेंबर नहीं रहे टेक्निकली। इसे देखो, कभी स्पीकर पार्टी किसी सम्मेलन में शामिल नहीं होता। इसलिए सोमनाथ चटर्जी, एक समय की बात है कि कांग्रेस, हमारे यहाँ देखिए परंपरा ये है कि स्पीकर वो बनता है जिसका हाउस में मेजोरिटी होती है, लेकिन हमारे यहाँ एसपी, जब कांग्रेस यूपीए वन सरकार थी, उस समय स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी, और कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस से सपोर्ट वापस ले लिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस सपोर्ट वापस ले लिया, और कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमनाथ चटर्जी से कहा, मिस्टर चटर्जी अब आप कम्युनिस्ट पार्टी से हटिए, स्पीकर से हटिए। तो सोमनाथ चटर्जी ने जवाब दिया, वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, हमारी परंपरा है, ब्रिटेन में ये बात मानी जाती है, यानी एक बार अगर स्पीकर हो गया तो वो फिर पार्टी का मेंबर नहीं रहा। यदि अब हमने ब्रिटेन वाली वो परंपरा नहीं ली है, उसके बड़े कारण है। ब्रिटेन में तो स्पीकर के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि बच्चों, एक बार वहाँ स्पीकर कोई बन जाए तो दोबारा जब वो चुनाव लड़ने जाता है, उसके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करता। इसका मतलब है अगर वो सिस्टम हम अपना ले, इसका मतलब ओम बिरला दोबारा चुनाव लड़ने जाएंगे, उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा, वो जब तक चाहे तब स्पीकर बने रहे। क्योंकि स्पीकर का मतलब क्या है, आप याद रखना, स्पीकर इज नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। स्पीकर सरकार का भाग नहीं है, वो पार्लियामेंट को चलाने वाला है। अरे स्पीकर पार्लियामेंट का रेफरी है, स्पीकर पार्लियामेंट का अंपायर है। और आप जानते हो पार्लियामेंट में जितने मोशन लाते हैं, रेजोल्यूशन लाए जाते हैं, वो सब इसलिए लाए जाते हैं कि स्पीकर उसको वॉच करता है। अगर स्पीकर चाहे तो विपक्षी दल को बोलने का मौका कभी देगा ही नहीं, तो फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे चलेगी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तभी चलती है जो स्पीकर सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे, स्पीकर अपोजिशन को भी अपना अपॉर्चुनिटी दे, तभी पार्लियामेंट चलेगी। इसी स्पीकर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर स्पीकर के ऊपर व्हिप चलने लगा, समझ लो फिर तो अपोजिशन को कोई मौका नहीं देगा, वो एग्जीक्यूटिव का फिर तो सेपरेशन ऑफ पावर खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो तो किसका पार्ट है, कार्यपालिका का। स्पीकर पार्लियामेंट का पार्ट है, स्पीकर विधायिका का पार्ट है, कार्यपालिका का नहीं है। इसे दोस्तों स्पीकर को न्यूट्रलिटी दी गई है, तो स्पीकर पर लागू नहीं होता, पहला। दूसरा, अगर कोई पार्टी, अगर कोई दल अपने किसी एमपी या एमएलए को दल से निष्कासित कर दे,
if any MP or MLA they are expelled from party. कोई MP या MLA कोई दल अपने MP MLA को दल से एक्सपेल कर दे, निष्कासित कर दे, तो स्वाभाविक रूप में अगर वो दल से किसी को निष्कासित कर देता है, किसी को एक्सपेल कर देता है, तो फिर अगर वो एक्सपेल कर देता है, निष्कासित कर देता है, तो वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। बात ध्यान रखना, अब आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले मैंने क्या बताया, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने दल से रिजाइन करता है, देखो अंतर समझो, रिजिग्नेशन और एक्सपल्सन, एक है त्यागपत्र देना, दूसरा है कि बर्खास्त कर देना। त्यागपत्र तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वयं दे रहा है, एक्सपेल कौन हो रहा है, पार्टी कर रही है। अगर पार्टी ही अपने किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ध्यान रखने की बात है, पार्टी से एक्सपेल कर रही है, तो वो MP MLA बना रहेगा। इसलिए एक समय की बात है, समाजवादी पार्टी के नेता थे अमर सिंह, अब नहीं रहे। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के नेता थे और उन्होंने मुलायम सिंह यादव गाली देना शुरू कर दिया, नेताजी ऐसे कर रहे हैं, नेताजी वैसे कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने अमर सिंह को अपनी पार्टी से निकाल दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जब उन्हें अपनी पार्टी से निकाला, उसके बावजूद भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहे, क्योंकि उन्होंने रिजाइन किया नहीं। तो आप कहोगे सर तो बड़ा मजेदार तरीका है, तो बड़ा मजेदार तरीका है, इसका मतलब है जब भी किसी को पार्टी से जाना हो तो वो फिर गाली देना शुरू करे कि रिजाइन दे ही ना। तो कई बार मिसयूज ऐसा हो जाता है। ये ऐसा दूसरा एक्सेप्शन है, जब पार्टी किसी को निकाल रही है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहेगा, तब उससे दल बदल नहीं कहा जाए, क्योंकि भाई वो थोड़ी जा रहा है, वो तो पार्टी निकाल रही है। हो सकता है वो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दे, पार्टी को निकालना पड़े। और बड़ा ग्रे एरिया है, और इसलिए कहा जाता है हमारे यहाँ कानून का बड़ा मिसयूज होता है। तीसरा पार्ट है, यदि कोई सदस्य, यदि किसी दल के, यदि किसी दल के 2/3 सदस्य, दल के 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य का मतलब है वो या तो MP हो या MLA हो, तो जानते हो बाकी पे तो कानून लगता नहीं। 2/3 सदस्य पार्टी से अलग हो जाए, या किसी अन्य पार्टी में अपना विलय कर ले, मर्जर कर ले। तो ध्यान देने की बात है, इफ 2/3 मेंबर ऑफ MP और MLA ऑफ पार्टी, वो किसी पार्टी से अलग हो जाए, दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम पार्टी, डिफेक्टिंग फ्रॉम पार्टी, इसका मतलब वो तो अकेले कोई जाएगा तो मरेगा, 2/3 जाएंगे तो बचेंगे। तो आपको अभी सर तो अच्छा आइडिया है, 2/3 ही जाए। और महाराष्ट्र में एग्जैक्टली यही तो हुआ। महाराष्ट्र में शिवसेना के पास जो लगभग 57 मेंबर थे, उसमें से 40 लोग चले गए। इसलिए तो महाराष्ट्र में शिवसेना के 2/3 मेंबर इधर भाग गए। NCP के साथ भी यही हो रहा है। तो आप देखोगे कि अगर 2/3 मेंबर अलग भी हो जाए तो भी, या किसी पार्टी में मर्जर कर ले, किसी पार्टी में मिल जाए, मर्जर कर ले, तब भी ये डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। तो आप देखोगे हमारे यहाँ तो अब ये 2/3 का मतलब है, अब मान लो कहीं अरुणाचल है, गोवा है, यहाँ की विधानसभा कुल संख्या 40 है, किसी पार्टी के पास 6 मेंबर है, किसी पार्टी के पास 5 है, किसी के पास 10 है। तो वहाँ 6, 5, 10 का 2/3 करना बड़ा आसान है। BSP के 6 विधायक थे राजस्थान में, 6 के 6 सब मर्ज कर गए कांग्रेस में। अब देखो आम आदमी पार्टी के, अब मान लो 2-4 विधायक हैं गुजरात में, अब जब 4 ही 5 विधायक हैं, तब तो कहीं भी 2/3 बड़े आसानी से बन जाता है। और हमारे तो कई बार 100% मर्जर हो जाता है, 100% मर्जर हो जाता है, नहीं 1-2 व्यक्ति डिफेक्ट नहीं करता, पूरी पार्टी की पार्टी डिफेक्ट हो जाती है। ये दल बदल के एक्सेप्शन, ये अपवाद है। और अंतिम तथ्य बता दें, उसके बाद फिर मुद्दे की बात करें कि महाराष्ट्र में क्या इशू है, क्या मामला है। और मुद्दे की बात ये है
ये निर्णय कौन करता है, आखिर में ये पूरा डिसीजन लेता कौन है, ये कौन डिसीजन करता है, ये डिसीजन करता कौन है कि कौन डिफेक्ट हो रहा है, कौन पार्टी से अलग हो रहा है, कैसे अलग हो रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसके लिए स्पीकर है। स्पीकर है और 10th शेड्यूल में संविधान में लिखा गया है स्पीकर विल डिटरमाइन अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन, और स्पीकर के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, यानी द डिसीजन ऑफ स्पीकर शैल बी फाइनल, फुल एंड फाइनल। तो आप देखोगे स्पीकर के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। अब स्पीकर के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, इसका मतलब है कि स्पीकर का निर्णय ये संविधान में लिखा गया है, व्यवहार में भी मानेंगे, व्यवहार में क्या हो रहा है वो अलग हो रहा है। पुनरावलोकन, स्पीकर के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। द डिसीजन ऑफ स्पीकर शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये हमारे संविधान में लिख दिया गया। लेकिन दोस्तों सवाल ये है, आप कहोगे कि आप लोग सर ये बताओ स्पीकर का डिसीजन तो होगा कितने दिन में, महाराष्ट्र में यही हुआ। महाराष्ट्र में डिफेक्शन होने के लगभग साल भर बाद स्पीकर ने डिसीजन दिया है उस पर। और अब इधर सवाल देखे दोस्तों, यही इसे कहा जाता है संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति स्पीकर से अपेक्षा हम करते हैं न तो सत्ता पक्ष हो न विपक्ष हो, स्पीकर अंपायर बन के रहे। इससे स्पीकर को कास्टिंग वोट दिया गया, निर्णायक मत। निर्णायक मत का मतलब है जब किसी मुद्दे पर सत्ता विपक्ष के बीच में बराबरी का वोट हो जाए तब स्पीकर वोट करे, कास्टिंग वोट है। और अब सवाल ये कि स्पीकर भाई कोई जल्दी जल्दी निर्णय करना चाहिए, साल भर निर्णय नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट में तब तक उद्धव ठाकरे अपना पिटीशन लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा करे भैया जल्दी से 31 दिसंबर तक डिसीजन दो। स्पीकर ने कहा रे थोड़ा और समय दे दो, उनका चलो अच्छा चलो भाई ठीक है जनवरी तक दो। तब एक हफ्ते पहले डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, स्पीकर का। इसी कई मामलों में स्पीकर क्या करता है कि भाई स्पीकर निर्णय ही नहीं देगा। अभी अभी महाराष्ट्र में एक मामला, अभी तो एक उद्धव ठाकरे का मामला फंसा हुआ है और चाचा भतीजे का मामला फंसा हुआ है, शरद पवार अजीत पवार इनका भी मामला फंसा हुआ है, वो भी स्पीकर के पास है। तो सवाल है इसमें टाइम लिमिट नहीं है। इसे कई बार स्पीकर क्या करता है खींच खींच के कोशिश करता है 5 साल निकाल दे। जब भाई 5 साल हो गया, विधानसभा खत्म हो गई, तब आप क्या करोगे। और आप देखो जरा सोच के देखो स्पीकर का निर्णय कहाँ विवाद का विषय बना। हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र कर्नाटका में, कर्नाटका एमपी में, इसके पहले कर्नाटका एमपी में क्या हुआ, कांग्रेस के लगभग 25-25 विधायक ने एक साथ रिजाइन कर दिया। अब जरा सोच के देखो, कांग्रेस के विधायक जो थे एमएलए थे उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया और स्पीकर ने कहा ठीक है अगर भाई कांग्रेस से देखो अगर किसी ने मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया फिर दल बदल का मामला लगता ही नहीं। बात ध्यान रखना, पार्टी से रिजाइन किया फिर दल बदल का मामला लगता है, हमने मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया, दल बदल का कौन सा मामला है। लेकिन जब इन लोगों ने पार्टी के मेंबरशिप से रिजाइन किया तो स्पीकर ने कहा ना हम तुम लोगों का रेजिग्नेशन नहीं लेंगे, हम तुम लोगों को बर्खास्त करेंगे। क्योंकि बात याद रखना दोस्तों, अगर स्पीकर के द्वारा, आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, अगर कोई एमएलए रिजाइन करना चाह रहा है स्पीकर ले ले, लेकिन स्पीकर ने कहा मैं इनको एक्सपेल करूंगा, बर्खास्त करूंगा। और दोनों फर्क ये है, आप जानते हो 91st अमेंडमेंट के बाद हमारे यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति दल बदल का शिकार है वो, अब मान लीजिए किसी ने दल बदल कर दिया तो वो उस विधानसभा में अगर वो दल बदल का शिकार है और स्पीकर ने उसको घोषित कर दिया कि उसने डिफेक्शन किया है तो वो उस समय उस विधानसभा के दौरान उस राज्य का मंत्री नहीं बनाया जा सकता। वो मंत्री तभी बन सकता है जब अगली विधानसभा में चुनाव लड़के रहे। ये बात ध्यान में रखने की है। ये अमेंडमेंट किया गया 91st अमेंडमेंट से, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान में है एनीबडी कैन बिकम मिनिस्टर विदाउट बीइंग एमपी एंड एमएलए फॉर 6 मंथ।
हमारे यहाँ कोई भी MP MLA बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है विदाउट बीइंग MP MLA, PM भी बन सकता है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, वो व्यक्ति मिनिस्टर नहीं बन सकता जो दल बदल के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई किया गया है। इसलिए मध्य प्रदेश और कर्नाटका में स्पीकर चाहता था इनको हम रिजाइन नहीं करने देंगे, क्योंकि रिजाइन करने के बाद वो फिर से मिनिस्टर बन जाएंगे और बाद में जाके MLA का चुनाव लड़ लेंगे। अब सोचो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमारे यहाँ ये विवाद बड़ा चलता रहता है। लेकिन अब जरा महाराष्ट्र का मुद्दा, महाराष्ट्र की बात देखें फिर मुद्दे पर आ जाए। महाराष्ट्र का लफड़ा क्या है? अभी मामला खत्म नहीं हुआ है क्योंकि फिर कोर्ट में चला गया है। व्हाट इज द केस ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र का मामला क्या है? तो अब देखोगे महाराष्ट्र का सीधा मामला क्या है कि पहली बात यह है कि महाराष्ट्र में, अब देखो दोस्तों, हिप कौन जारी करेगा? पहला इशू था कि हिप कौन जारी करेगा, हू शैल इशू द हिप। तो हिप जारी कौन करेगा? हिप कह लो, निर्देश कह लो, कि पार्टी का हिप कौन जारी करेगा? क्योंकि हिप होगा तभी एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन का मामला होगा। जब हिप ही रहेगा डिफेक्शन कैसा? तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बात कह रखी है कि व्हिप जारी करने का अधिकार पार्टी को है, यानी हू शैल इशू द व्हिप, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। इसका मतलब है महाराष्ट्र के मामले में अब पॉलिटिकल पार्टी कौन है? उद्धव ठाकरे, शिवसेना। अब ये लफड़ा गया। शिंदे कह रहे हैं कि शिवसेना हमारी है, उद्धव कह रहे हैं शिवसेना हमारी है। अब ये नहीं समझ में किसकी है शिवसेना। अब सवाल है कि जब पार्टी पर डिवीजन हो गया तो पार्टी है किसकी? अब जब ये तय हो जाए पार्टी किसकी है तब तो क्लेम होगा। इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हिप कौन जारी करता है? राजनीतिक दल। एक होता है राजनीतिक दल, एक होता है विधायकों का दल, एक होता है पॉलिटिकल पार्टी, एक होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स। एक इसकी एक किसकी मेंबर होती है? पार्टी मेंबरशिप होती है। दूसरी मेंबरशिप किसकी होती है? विधायकों की मेंबरशिप होती है। अब मान लो शिंदे, भाई शिंदे तो विधायक दल के नेता बन गए ना। तो अब सवाल है कि जिस शिंदे जिस विधायक दल के नेता हुए, तो मान लो उनके साथ 47 मेंबर्स आ गए और कुल मिला के पार्टी मेंबर थे 57। पहले पार्टी के नेता थे उद्धव। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, विधायक दल व्हिप जारी नहीं करेगा, यानी विधायक दल का नेता व्हिप जारी नहीं करेगा, ओरिजिनल पार्टी व्हिप जारी करेगी। अब बड़ा लफड़ा फंस गया, क्योंकि दोस्तों ओरिजिनल पार्टी कौन है तय नहीं हो पाया। तब तक उद्धव ठाकरे इलेक्शन कमीशन के पास चले गए और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भैया ओरिजिनल पार्टी शिंदे ग्रुप है। इलेक्शन कमीशन कैसे तय हो पार्टी किसकी है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, सादिक अली केस। कैसे तय हो? सादिक अली केस। 71 में सादिक अली केस बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दोस्तों इंदिरा गांधी का भी चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया था। इंदिरा गांधी का भी चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया था। अब जरा सोच के देखो, अब सादिक अली केस में क्या कहा गया कि कोई पार्टी किसकी कैसी है, कैसे तय होगा कि संविधान, पार्टी के संविधान का उद्देश्य क्या है। बच्चों याद रखना, ये पार्टी के संविधान के उद्देश्य की बात मैं कर रहा हूं, देश के संविधान के नहीं। पर्पज ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टी, कि पार्टी के संविधान का उद्देश्य क्या है। पहली बात ये तय होगा, उस आधार पर तय होगा कौन पार्टी का मालिक है। पार्टी का ओनरशिप कैसे तय किया जाएगा कि उद्धव बाबा हैं, ठाकरे जी हैं, हु विल डिसाइड दैट कि हु इज ओनर ऑफ पार्टी। तो आखिर में पर्पस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्टी का ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है। दूसरा, और कार्यकर्ता, वर्कर्स में कौन किसके साथ है, संगठन यानी वर्कर्स में कौन किसके साथ है। और तीसरा,
विधायक दल में, यानी 3 टेस्ट करना पड़ेगा। एक तो विधायक दल का टेस्ट करना पड़ेगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, इन लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन किसके साथ है बहुमत में, ये तय करना पड़ेगा। वर्कर्स किसके साथ मेजोरिटी में, ये तय करना पड़ेगा। क्या संविधान का, पार्टी के संविधान का, बार बार मैं कर रहा हूँ, हर पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, देश कॉन्स्टिट्यूशन बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अब पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, कौन तय करेगा, इससे तय होगा कि आखिर में किसकी पार्टी है। और इन 3 क्राइटेरिया का प्रयोग करके इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टी को देखा जाए, वर्कर्स का सपोर्ट देखा जाए और विधायक दल के मेंबर देखा जाए, तो पार्टी बिलोंग टू सिंधे। तो पार्टी किसकी है, सिंधे की, पार्टी सिंधे की है। किसी ने पूछा ये सादिक अली केस का हिंदी है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सादिक अली वाद। इसलिए इंदिरा गांधी का भी चुनाव चिन्ह छीन लिया गया था। अब तीर धनुष छीन लिया गया, उद्धव बेचारे राम राम कर रहे हैं इस समय, तीर धनुष दोनों चला गया। और तो जरा सोच के देखिए, ये व्हिप जारी करेगा इस तरीके से कि भाई कौन पार्टी, इसका मतलब इसलिए महाराष्ट्र में अभी विवाद है। अगर पार्टी है सिंधे की तो व्हिप जारी कौन करेगा, सिंधे। लेकिन उद्धव ठाकरे कहे नहीं, उद्धव ठाकरे कह रहे नहीं भाई, व्हिप जारी करेंगे हम। आप याद रखो, इसीलिए बड़ा विवाद का विषय है, बड़ा विवाद का विषय है कि आखिर में, अच्छा किसी बच्चन का बड़ा मुश्किल का, अरे दोस्तों ये बड़ी विवाद का विषय है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाए कि चिंता मत करना, ऐसा पूछा जाए कि चिंता मत कर, लेकिन जो विवाद है वो तो हमें जानना ही चाहिए। और अगर कहाँ कहीं मुश्किल हो रही तो उसको फिर तुम बता दो। अरे मेरे बच्चों, सादिक अली केस में वह सीधी सी बात कही गई थी, पार्टी का मालिकाना हक किसका है, पार्टी का मालिक कौन है तय तय होगा। व्हिप कौन जारी करेगा, पार्टी। आखिर पार्टी है कौन, सिंधे कह रहे हैं हम पार्टी हैं। अरे मेरे बच्चों, इसमें बहुत कठिन बात नहीं समझने की। अभी जरा सोच के देख लो कि भाई पार्टी का हेड कौन है, तो सिंधे कह रहे हैं मैं हूं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मैं हूं। उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बाकायदा कहा जा रहा है कि सादिक अली डिसीजन के द्वारा, सादिक अली डिसीजन के द्वारा ही ये कहा गया कि पार्टी किसकी होगी, इसका 3 क्राइटेरिया है। जैसे कहीं होता नहीं भाई, कौन एमपी बनेगा उसका 3 क्राइटेरिया है, कौन एमएलए बनेगा उसका 3 क्राइटेरिया है। अरे मेरे बच्चों, कहीं पार्टनर बनाते हो तो स्वाभाविक रूप में क्राइटेरिया होता है कि नहीं, पार्टनर बनाते हो तो क्राइटेरिया होता है। इसलिए ऐसे ही तय होगा कि 3, संविधान का उद्देश्य क्या है, फिर कार्यकर्ताओं का समर्थन किसके पास है, फिर विधायक दल का नेता कौन है, विधायक दल किसके साथ ज्यादा है। तीनों क्राइटेरिया पर देख के कहा गया, सादिक अली केस में कहा गया कि नहीं, सिंधे की पार्टी वास्तविक शिवसेना है। अब सिंधे की पार्टी वास्तविक शिवसेना है तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, सिंधे ही विधायक दल के नेता होंगे, वही व्हिप जारी करेंगे। अभी यही हुआ है, सिंधे के द्वारा व्हिप जारी किया गया है। स्पीकर ने जो फैसला दिया है, क्योंकि दल बदल फैसला स्पीकर देगा, स्पीकर फैसला कैसे देगा, व्हिप के आधार पे देगा। अगर व्हिप ठीक है, स्पीकर का फैसला ठीक है। इसलिए अभी महाराष्ट्र में स्पीकर ने क्या कहा, अभी महाराष्ट्र में स्पीकर ने क्या कहा कि बाकायदा, बिल्कुल ये मामला महाराष्ट्र में स्पीकर ने कहा कि ये दल बदल का मामला नहीं है, सिंधे सरकार बिल्कुल ठीक है और व्हिप जारी करेगी सिंधे सरकार, व्हिप जारी करेगी सिंधे सरकार। लेकिन फिर उद्धव ठाकरे चले गए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मामला फंस ये रहा है, अगर सिंधे ही वास्तविक शिवसेना है, बस मुद्दा यही दोस्तों, वास्तविक शिवसेना कौन है, ये जीवन में कई बार बड़ा लफड़ाता है। अरे जब तक लफड़े नहीं सीखोगे बच्चे, जब तक लफड़े नहीं सीखोगे तब तक बात कैसे बनेगी। किसी ने पूछा सर संविधान का उद्देश्य क्या होगा दल के लिए, नहीं नहीं, हर राजनीतिक दल का अपना संविधान होता है। राजनीतिक दल के संविधान में क्या लिखा गया, मैं इसकी बात कर रहा हूं। शिवसेना का अलग संविधान है, कांग्रेस का अलग संविधान है, बीजेपी का अलग संविधान है। उस संविधान के अनुसार क्या होगा,
अच्छा, किसी बच्चे ने कहा दल बदल में कोई कानून सजा हो सकती? ना बच्चे, दल बदल में कोई कानून सजा नहीं हो सकती। अब किसी बच्चे ने पूछा स्पीकर की सुने, स्पीकर फेयर है अनफेयर है, कैसे डिसाइड करेंगे? अरे मेरे बच्चों, अब न्यायाधीश फेयर है नहीं फेयर है, ये बताओ, चूहे के गले में घंटी कौन बांधेगा? बिल्ली के गले में घंटी, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा मेरे बच्चों? किसी बच्चे ने कहा कि सर ऐसा नहीं है। अब देखो, एक बार पढ़ के आया करो आराम से, फिर जो है पूछ लो, और कभी कोई समय हो तो आप बताओ, कुछ कोई टफ नहीं। अरे मेरे बच्चे इतने बुद्धिमान है, उनके लिए कोई बात टफ नहीं है। और किसी बच्चे ने कहा कि अगर इसको समझ में नहीं आ रही तो एक बार आप प्लीज आप पढ़ के आओ, क्योंकि बिना पढ़े काम नहीं चलेगा बच्चों, क्योंकि आप बिना पॉलिटी पढ़े काम नहीं चलेगा। अरे पॉलिटी नहीं पढ़ पाओगे फिर इथिक्स में मामला फंसेगा, पॉलिटी नहीं पढ़ पाओगे फिर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ पाओगे मेरे बच्चों, फिर तो देश कैसे चलाओगे? तो किसी बच्चे ने कहा व्हिप क्यों जारी होती है? मेरे बच्चों, व्हिप जारी इसलिए होती है कि हर सदस्य पार्टी की लाइन पर काम करे। जैसे घर में नहीं है जारी करते, हमारे माता पिता व्हिप जारी करते हैं, बाहर नहीं जाना है, इस टाइम पे घर में आ जाना है, अपने आप में यही तो व्हिप है। अरे व्हिप हमारे घर में भी जारी होती है, टीचर भी व्हिप जारी करता है, बस ऑनलाइन वाली क्लास में जारी नहीं हो पाता। ऑनलाइन वाले बच्चे सब अपने हिसाब से बोलते रहते हैं। लेकिन ये बच्चों देखो, आप पढ़ के आओगे तभी देखोगे, इतना ही आसान आईएएस बनना होता फिर तो हर आदमी बन जाता है ना गली मोहल्ले में। ये बात ध्यान से रखना, इसे अच्छे मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं समझ में नहीं आ रहा है, अब ये कहो समझ के रहूंगा, उसके लिए मुझसे पूछो पढ़ो। ये नहीं करना नहीं आ रहा है। अरे मेरे दोस्तों, किसी से दोस्ती करने का प्रयास करते हो तो एक बार कोई ना कहता छोड़ देते हो, पीछे पड़े रहते हो। यही पढ़ने में भी करो मेरे बच्चों, बाकी में जो करते हो ऐसे नहीं कि नहीं आएगा, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, ये अप्रोच होना चाहिए। तो अब किसी ने तो अब हर व्यक्ति को, अच्छा स्पीकर, अब सवाल है कि स्पीकर महाराष्ट्र में निर्णय स्पीकर कौन हो गया स्वाभाविक रूप में? अब सिंधे का स्पीकर भी हो गया, और सिंधे के स्पीकर ने अभी सारे लोगों को कहा कि भाई अब सब क्वालिफाइड है, सिंधे ठीक है, दल बदल कोई मामला नहीं है, ये पार्टी का विभाजन है, असली पार्टी शिवसेना की पार्टी सिंधे है। लेकिन सवाल ये है कि जो 17 विधायक अभी भी शिवसेना के साथ हैं उनका क्या होगा? अगर असली पार्टी सिंधे की पार्टी है तो सिंधे के साथ कितने लोग आ गए? सिंधे के साथ आ गए। अगर सिंधे की पार्टी हो गई तो स्पीकर को अभी तो सिंधे गुट को व्हिप जारी करना चाहिए। अब सिंधे को व्हिप जारी करने का अधिकार हो गया, तो जो सदस्य बाला उनके साथ उद्धव ठाकरे के साथ है, तो ठाकरे के सदस्यों पर भी स्पीकर का व्हिप चलना चाहिए। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फिर ठाकरे के जो बचे खुचे 15-16 सदस्य हैं, वो भी तो ठाकरे के बचे खुचे 15-16 सदस्य हैं, वो भी तो इसमें शामिल हो जाने चाहिए। ये बात बना हुआ है। लेकिन फिर आप ये सवाल पूछोगे, सर ये बताओ कि आखिर में आपने कहा था कि 10वीं सूची में लिखा था कि दल बदल का मामला उच्चतम न्यायालय में जाएगा ही नहीं, लेकिन ये तो फिर न्यायालय में कैसे गया? तो न्यायालय में कैसे गया ये भी मैं आपको बता दूं, न्यायालय में कैसे गया है मैं बता दूं। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा कि इसे देखो बच्चों, आप याद रखोगे हिंदुस्तान में रहना है तो पॉलिटिक्स सीखना पड़ेगा, और पॉलिटिक्स सीखना है कि तो एनसीईआरटी पढ़ लो, नोट्स पहले पढ़ के आओ। नोट्स पहले पढ़ के आओगे हर बात सीख में आ जाएगी, हाँ नहीं पढ़ के आओगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। और मैंने कहा अगर भाई देखो, किसी ने कहा आप राज्यसभा, अरे मेरे बच्चों हम क्यों राज्यसभा जाएंगे, मेरे बच्चे जाएंगे, हमें राज्यसभा नहीं जाना है। दल बदल गठबंधन में क्या अंतर है? अरे भाई गठबंधन का मतलब साथ आना, दल बदल का मतलब पार्टी से भाग जाना। आम आदमी पार्टी बना सकता है, एकदम बना सकता है मेरे बच्चों। ऑनलाइन क्लास में नींद लगती है गुरुजी, तो नहीं मेज कुर्सी पर बैठा करो, और फिर अरे जवानी है बच्चों को नींद लगती है, बताओ जवानी में तो नींद गायब हो जानी चाहिए मेरे बच्चों, नींद कैसे लग रही है बताओ, गड़बड़ हो रहा है। स्पीकर को निर्वाचित करते हैं, स्पीकर का चयन करते हैं, स्पीकर कैसे बनाते हैं? देखो स्पीकर बनाते हैं आपको अभी, जब कोई नई लोकसभा आती है, नई लोकसभा आती है तो उसके बाद सारे सांसद या विधायक, राज्य में विधायक
और इधर सांसद सब मिलकर ये तय करते हैं कि किस व्यक्ति को स्पीकर बनाया जाए। बहुमत के लोग ये तय करते हैं। किसी बच्चे ने पूछा इंडिपेंडेंट वाला पॉइंट फिर समझा दीजिए। अरे मेरे बच्चे, कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार कभी भी किसी पार्टी की मेंबरशिप नहीं ले सकता। अगर वो पार्टी मेंबरशिप लेगा तो मर जाएगा। सर किसी ने पूछा सर सांसद ऐसा क्यों करते हैं? अरे भाई, ऐसा क्यों करते हैं ये मत सोचो, अब ये सोचो हमें बनना क्या है। विधायक दल किसे कहते हैं? अरे मेरे बच्चों, विधायक दल का मतलब है उस दल के एमएलए कितने हैं, विधायक दल। तो भाई पार्टी में तो कोई विधायक थोड़े होते हैं, पार्टी में बाकी लोग होते हैं, पार्टी के महासचिव, पार्टी के अध्यक्ष। विधायक दल का मतलब होता है जो केवल उसके मेंबर एमएलए हैं। बुकलेट पढ़ना है क्या सर? नहीं मेरे बच्चों, बुकलेट क्यों दिया है मैंने? अरे जब तक पढ़ के नहीं आओगे मेरे प्यारे बच्चों कैसे काम चलेगा यार। जवान बच्चे ने चिराग पासवान ने चाचा के बीच में भी पार्टी का इशू। नहीं नहीं बच्चों देखो, चिराग पासवान और चाचा के बीच में पार्टी का इशू था, लेकिन यहाँ पे क्या था, वहां पे चूंकि विधायक और सांसद का मामला नहीं था। वहां विधायक इनिशियली तो था, लेकिन फिर बाद में अब चूंकि चाचा के हाथ में ज्यादा सदस्य आ गए, इसे चाचा के पक्ष में सारी बात बन गई, भतीजा हार गया। निर्दलीय मंत्री एमपी एमएलए बन सकते हैं? अरे मेरे बच्चों ये बताओ, निर्दलीय एमपी एमएलए मंत्री बन सकते हैं, बनते हैं, मैंने पहले बता दिया। किसी बच्चे ने कहा राजनीतिक दल किसे कहते हैं? अरे राजनीतिक दल का मतलब है उस दल में शामिल सभी सदस्य, कार्यकर्ता, विधायक दल। राजनीतिक दल में विधायक दल भी आता है, उसके सदस्य भी आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, सब आते हैं। अच्छा अब देखो इसका इशू क्या है, उच्चतम न्यायालय में कैसे गया पहला। किसी ने पूछा कि गवर्नमेंट जॉब नहीं पाया, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। अरे मेरे बच्चों, तो बिहार के मुख्यमंत्री 9th फेल हैं। अरे अरे उप मुख्यमंत्री मान लो तेजस्वी। और इसलिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन पॉलिटी पढ़ना जरूरी है। अब जरा जो देखो, आप लोग पढ़ लिख के नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ आ रहा है, और यहाँ हमारे जो पॉलिटी है वो हमारे जो हमारे राजनेता है बिना पढ़े से समझ जा रहे हैं। तेजस्वी जाके पूछो, दरबदल समझा देंगे तुमको। तब बताओ अब नहीं समझ पा रहे हो, कैसी बात है यार। मंत्री शपथ लेते समय कोई घटना हो जाए बाद में, हाँ भाई बाद में शपथ लिया सकता है, लेकिन तो ऐसा घटना क्यों करवा रहे हो। स्पीकर की बात सभी मेंबर को माननी। व्हिप क्या है? व्हिप का मतलब है किसी का कल क्या पढ़कर आना है, सारा पार्लियामेंट पढ़कर आओ, मेंबरशिप कितनी होती है, दल बदल पढ़कर आओ। देखो बुक भी मैंने आपको बता दिया है। अरे किसी ने पूछा सर कोई मुस्लिम पीएम? अरे कोई बन सकता है भाई, हमारे मुस्लिम राष्ट्रपति बन सकता है, पीएम नहीं बन सकता। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। किसी पार्टी का हो सकता है राष्ट्रपति, हाँ हाँ पार्टी का तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति बनने के बाद फिर होता है कि पार्टी का नहीं होगा। तो अब देखो स्पीकर में, इस स्पीकर वगैरह में सब पढ़ के आओ, संसद पढ़ के आओ, संसद का टॉपिक अच्छे से पढ़ के आओ, और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो पूछो, एक बार, दो बार, तीन बार, मैं 3 बार बताऊंगा, लेकिन मेरे बच्चों पढ़ के तो आना पड़ेगा। किसी ने कहा एमपी में कैसे निर्णय हुआ था? एमपी में स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। किसी बच्चे ने पूछा मंत्री की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इसका मतलब है सारे काम मंत्री के नाम से किए जाते हैं। निर्दलीय पॉइंट नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ आया बच्चों बताओ। अरे ये सब किताब में लिखा हुआ है, नोट्स में भी लिखा हुआ है मेरे बच्चों। किसी बच्चे ने विधान परिषद क्यों है? तो आप देखो जो राज्य बड़े हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वहां विधान परिषदें बनाई गई हैं जिससे कि उनका रिप्रेजेंटेशन हो सके। अभी तो कुछ कल क्या पढ़ के आना है, अभी दल बदल पूरा नहीं हुआ, इसमें दल बदल के मुद्दे बताने बाकी हैं। और खास तौर पर अभी फिर उसके बाद हम देखेंगे संसद के कार्य, संसद विधि कैसे बनाती है, बजट कैसे पारित करती है, ये हमें देखना है। लेकिन मेरे बच्चों पढ़ के आओ तब तो। किसी ने कहा कौन सी एनसीईआरटी पढ़े रहे बच्चे? सब एनसीईआरटी पढ़ जाओ भाई, 6 से जो मिल जाए सब पढ़ जाओ यार। ये नोट्स पॉलिटी के लिए इनफ है? अरे हाँ भाई, कोई अच्छे से पढ़ लो, बस एक ही चीज इनफ है। क्या सिंधे का व्हाट इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसका मतलब हमारे यहाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो होता है मंत्री। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर कल क्या आना, कल पढ़ के आना, फिर क्या दिक्कत है फिर सब